India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यों के डीजीपी नियुक्ति प्रस्ताव भेजने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा योग्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से वंचित किया जा रहा है। डर होने पर यूपीएससी अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर पर से प्रतिबंध हटाया, बीसीसीआई के साथ जुड़ने की दी अनुमति। जमीयत से सीएम शर्मा के मियां विश पर भाषण पर जताई आपत्ति, सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक पदधारियों की टिप्पणियों को विनियमित करने की मांग, हेट स्पीच मामलों में कार्यवाही की उठाई मांग। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को दी चुनौती, राज्य सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप, चुनाव रद्द कर नए सिरे से चुनाव की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंड अप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा अस्थायी पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करियर के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजें और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यूपीएससी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। अगर राज्यों द्वारा कोई चूक होती है तो यूपीएससी अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमल्ले बागची की पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति में देरी करना और अस्थायी नियुक्तियां करना प्रकाश सिंह मामले में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए कहे और यदि वे ऐसा नहीं करते तो कोर्ट में आवेदन कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए 3 अधिकारियों के पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जानी चाहिए। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वह तेलंगाना राज्य के लिए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाए और 4 सप्ताह के भीतर इस कार्य को पूरा करे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकारों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव भेजना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीजीपी की नियुक्ति में देरी से योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करियर के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं इस मामले में यूपीएससी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए समय पर प्रस्ताव नहीं भेजा था और जब उसने प्रस्ताव भेजा तो यूपीएससी ने इस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि इसमें काफी देर हो चुकी थी। यूपीएससी ने कहा था कि तेलंगाना सरकार द्वारा इस तरह की देरी एक गंभीर मामला है और इसके लिए राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने यूपीएससी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह प्रथा योग्य और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करियर के विकास में बाधा उत्पन्न करती है और इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए कहे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट में आवेदन कर सकती है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुकुल कुमार जुड़ चुके हैं। मुकुल, डीजीपी की आज सुनवाई हुई, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है? मैम, जो आज का केस था बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि क्या हो रहा था कि जो स्टेट्स थी वो अपने एक्टिंग डीजीपी को अपॉइंट कर देते थे जो कि उनको ज्यादा फेवर करते थे।
बट जिसकी वजह से जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते थे उनको मतलब अपॉइंटमेंट मिलता नहीं था। जी। काफी उनको प्रॉब्लम हो मतलब उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था, उनको काफी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि जो उनसे जो जूनियर ऑफिसर्स होते थे वो पहले अपॉइंटमेंट ले लेते थे। उनका एक्सपीरियंस जो होता था वो बड़ा कम भी हुआ करता था, क्योंकि वो सीनियर नहीं है, वो एज अ एक्टिंग अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ साथ जो प्रकाश सिंह गाइडलाइन जो आई थी उसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि हर एक डीजीपी से लेकर के एसएचओ तक जितनी भी पोस्ट है सबके टेन्योर 2 इयर्स तक होंगी, जिससे कि मतलब उनको जो पनिशमेंट ट्रांसफर है उसको रोका जाए, वो ना हो, केवल 2 साल तक वो एक पोस्ट पे रहेंगे। पर जो एक्टिंग डीजीपीज होते हैं वो क्या होता है कि उनके ऊपर एक गाइडलाइन लागू नहीं होती है, वो काफी समय तक अपॉइंट रहते हैं। जी यस मैम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या निर्देश है। क्या आपको पता है कि डीजीपी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट जाकर एक्टिंग डीजीपी अपॉइंट कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची ने कहा कि ऐसा करना प्रकाश सिंह केस में दी गई गाइडलाइंस का वायलेशन है। कोर्ट ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम पर यूपीएससी को नाम नहीं भेजती, इससे कॉम्पिटेंट और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को डीजीपी बनने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को डीजीपी की अपॉइंटमेंट मेरिट और सीनियरिटी के बेसिस पर यूपीएससी में चूज़ किए गए 3 ऑफिसर्स की लिस्ट में से करनी होती है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को राइट दिया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को टाइम से नाम रिकमेंड करने को कहें। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती है। तेलंगाना के लिए कोर्ट ने यूपीएससी को 4 वीक्स में डीजीपी का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करने का ऑर्डर दिया है। Do follow us for more legal updates. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मियां मतदाता टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में घृणा भाषण के रूप में उठाया गया है। शर्मा ने कथित तौर पर एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। यह मामला जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा के बयान से धार्मिक समुदाय के प्रति घृणा और नफरत फैलाने का काम हुआ है। जमीयत उलमा ए हिंद के वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने अपने लिखित बयान में कहा है कि शर्मा के बयान से संविधान की समानता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी का उल्लंघन हुआ है। शमशाद ने कहा कि मियां शब्द का उपयोग मुसलमानों के लिए अपमानजनक तरीके से किया जाता है और शर्मा के बयान से धार्मिक समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का काम हुआ है। याचिका में कहा गया कि धार्मिक समुदाय और धार्मिक व्यक्तित्वों को निशाना बनाकर दिए गए घृणा भाषण एक गंभीर संवैधानिक गलत है। ऐसे भाषण न केवल उन व्यक्तियों की भावनाओं को आहत करते हैं, बल्कि समाज में सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता को भी प्रभावित करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह घृणा भाषण के मामलों में चुनिंदा नीति को समाप्त करने के लिए निर्देश जारी करें। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह घृणा भाषण की शिकायतों के पंजीकरण, समयबद्ध निर्णय और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए निर्देश जारी करें। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से कहा कि वह घृणा भाषण के मामलों में कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जिसमें यह देखा जाएगा कि कोर्ट घृणा भाषण के मामलों में क्या कदम उठाती है और क्या वह बयान वास्तव में घृणा भाषण की श्रेणी में आता है या नहीं। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर पर से प्रतिबंध हटा दिया है, जिसमें वह अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ जुड़ सकते हैं। यह फैसला 2017 के एक आदेश में संशोधन के रूप में आया है, जिसमें ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से रोक और अलग रहने का था। अनुराग ठाकुर पर 2017 में बीसीसीआई के कामकाज में लोधा समिति के दिशा निर्देशों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उन्हें बोर्ड के साथ जुड़ने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि 2017 का आदेश एक आजीवन अयोग्यता के रूप में नहीं था। पीठ ने कहा कि ठाकुर ने एक बिना शर्त माफी स्वीकार की थी और इसलिए उनके खिलाफ प्रतिबंध हटाया जा रहा है। इससे ठाकुर को बीसीसीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार बोर्ड के मामलों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई में वापसी के बाद उनके पास बोर्ड के अध्यक्ष या अन्य पदों पर रहने का अवसर हो सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वह वास्तव में इन अवसरों का लाभ उठाएंगे या नहीं। लोधा समिति के दिशा निर्देशों का उद्देश्य बीसीसीआई में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। इन दिशा निर्देशों में एक व्यक्ति के लिए एक पद, मंत्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों को क्रिकेट से दूर रखने और बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाने जैसे प्रावधान शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने का हवाला देकर राज्य सरकार शिक्षकों को बेहद कम मानदेय देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उसे पहले शिक्षकों को भुगतान करना होगा। केंद्र का हिस्सा बाद में वसूला जा सकता है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी बरावले की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा योजना के तहत नियुक्त अंशकालिक प्रशिक्षकों फिजिकल एजुकेशन, आर्ट व वर्क एजुकेशन को 17,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। कोर्ट ने आरटीई एक्ट 2009 की धारा 7(5) पर भरोसा करते हुए कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराने का अंतिम दायित्व राज्य पर है। वहीं कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों प्रशिक्षकों को मानदेय का प्रारंभिक भुगतान राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार का अंश यदि बाद में ना मिले तो राज्य पे एंड रिकवर पहले भुगतान बाद में वसूली के सिद्धांत पर केंद्र से उसकी भरपाई कर सकता है। मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2013 में यूपी सरकार ने 10,000 प्रशिक्षकों की नियुक्ति 7,000 प्रति माह पर की थी। 2017 और 18 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी ने मानदेय बढ़ाकर 17,000 करने की मंजूरी दी थी, फिर भी भुगतान नहीं बढ़ा। 2019 और 20 में मानदेय फिर से 7,000 कर दिया गया। राज्य सरकार ने दलील दी कि समग्र शिक्षा योजना केंद्र प्रायोजित है और केंद्र का 60% हिस्सा न मिलने पर राज्य पूरा भुगतान नहीं कर सकता। खंडपीठ ने राज्य की दलील खारिज करते हुए कहा कि धारा 7 वित्तीय साझेदारी की बात करती है, लेकिन धारा 7(5) स्पष्ट रूप से राज्य को अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए धन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपती है। केंद्र से विवाद का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। अतः कोर्ट ने दोहराया कि राज्य को पहले भुगतान करना होगा और यदि केंद्र अपना हिस्सा नहीं देता तो बाद में वसूली की जा सकती है। इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और यह स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के धन की कमी का हवाला देकर शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चे की कस्टडी के मामलों में अदालत को केवल बच्चे के हितों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी विचार करना चाहिए। इन कारकों में माता-पिता का आचरण, उनकी वित्तीय क्षमता, जीवन स्तर और बच्चों की शिक्षा और आराम शामिल है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी उनकी मां को बहाल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं है जो कस्टडी के निर्णय को नियंत्रित करता है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में यह तय करने के लिए कई अन्य कारकों पर विचार करना होता है, जिनमें माता-पिता का आचरण, उनकी वित्तीय क्षमता, जीवन स्तर और बच्चों की शिक्षा और आराम शामिल है। इसलिए यह कानून पूरी तरह से सही नहीं होगा कि ऐसे कारक प्रासंगिक नहीं है और बच्चों की कस्टडी केवल उनके हितों पर निर्भर करती है। मामले की पृष्ठभूमि में एक तलाकशुदा जोड़े के बीच उनकी कस्टडी को लेकर विवाद था, जिनके 2 नाबालिग बेटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि मां का आचरण। कोर्ट ने कहा कि ये पहलू सामग्री थे और सीधे तौर पर कस्टडी के निर्णय से संबंधित थे और इन्हें केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि कल्याण ही एकमात्र निर्धारक कारक है।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया है कि वह मामले का निपटारा जल्द से जल्द आदर्श रूप से 4 महीने के भीतर करे। इस फैसले से स्पष्ट हो गया कि कस्टडी के मामलों में अदालत को केवल बच्चे के हितों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी विचार करना चाहिए। यह फैसला माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। जन सुराज पार्टी ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़कर भुगतान किया, जो आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का भी उल्लंघन है। पार्टी ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की कि वे इस मामले में कार्यवाही करें और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। इसके अलावा पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि मतदाता केंद्रों पर 1.8 लाख महिलाओं को तैनात करना भी अवैध और अनुचित था। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वे इस मामले में जांच करे और उचित कार्यवाही करे। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वे इस मामले में जांच करें और उचित कार्यवाही करें। पार्टी ने मांग की है कि बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को कोल्लम की एक सतर्कता आंदोलन ने जमानत दे दी है। यह जमानत मंदिर के श्रीकोविल के दरवाजों के फ्रेम में सोना गायब होने के मामले में दी गई है। अदालत ने यह जमानत इसलिए दी क्योंकि विशेष जांच टीम ने निर्धारित 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। पोट्टी को इससे पहले द्वारपालक मूर्तियों से सोना गायब होने के मामलों में भी वैधानिक जमानत मिल चुकी है। एसआईटी ने पोट्टी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 403, 406, 409, 466 और 467 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर सोने की चोरी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पोट्टी ने त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर सोने की चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस मामले में पोट्टी के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है, जिनमें मंदिर के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मुरारी बाबू भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने अपनी जांच में पाया है कि सोने की चोरी के पीछे एक बड़ी साजिश थी और इसमें कई लोगों की भूमिका थी। उत्तरी कृष्णन पोट्टी को जमानत मिलने के बाद केरल के विपक्षी नेता ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार जांच में अवैध हस्तक्षेप कर रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.